ऑलराइट, ठीक है, लेट मी स्टार्ट द स्क्रीन शेयर। आई थिंक आपको स्क्रीन दिखेगी अगले 1 मिनट के अंदर, होपफुली। हाँ जी, क्या आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही है यहाँ पे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ऑलराइट, ठीक है। तो दैट इज समथिंग वी वर डूइंग पिछले क्लास में। वी वर अंडरस्टैंडिंग द साइंटिफिक रूल्स, हम समझ रहे थे। अगर आप एक बायोलॉजिकल नेम को अगर आप लिख रहे हो, देन विल बी राइटिंग देम इन लैटिन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हमेशा आपके बायोलॉजिकल नेम या आपके जो साइंटिफिक नाम रहेंगे आपके लैटिन में रहेंगे। और अगर आप उन्हें लिख रहे हो, देन अगर आप उन्हें टाइप कर रहे हो, देन इट शुड बी इन इटैलिक्स। ये हमने लिखा था। एंड आफ्टर दैट वी हैव सीन कि आपके बायोलॉजिकल नेम के अंदर यू विल हैव द जीनस, फर्स्ट टर्म विल बी जीनस एंड अदर विल बी माय स्पेसिफिक एपीहेड। सो ये बात भी हम देख चुके हैं और इसके एग्जांपल भी हम देख चुके हैं। तो ये आपको, आई होप दिस इज समथिंग यू आर क्लियर विद। देन वी हैव सीन दैट अगर आप लिख रहे हो, अगर आप हाथों से लिख रहे हो अपना बायोलॉजिकल नाम अपने पेपर के ऊपर, देन आपको उसे अंडरलाइन करना पड़ेगा। देन यू हैव टू बोथ द टर्म्स जीनस एंड स्पीशीज हैज टू बी अंडरलाइन। इन दोनों को अंडरलाइन करना यहाँ पे जरूरी हो जाता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है इसके अंदर। और अगर आप इन्हें प्रिंट कर रहे हो, टाइप कर रहे हो, देन इट हैज टू बी इन इटैलिक्स। ये हम बात कर चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि अगर आप कोई साइंटिफिक नाम लिख रहे हो तो जीनस का जो फर्स्ट अल्फाबेट वो आपका कैपिटल रहेगा, और स्पीशीज का जो फर्स्ट अल्फाबेट यहाँ पे होगा वो आपका रहेगा स्मॉलर केस। तो ये चीज हम ऑलरेडी कल डिस्कस कर चुके हैं। ये कुछ आपके रूल्स आप फॉलो करते हो जब आप साइंटिफिक नाम को लिख रहे होते हो। तो एक ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। नाउ वी हैव डन दिस 4 रूल्स। 4 रूल्स हमने देखे थे जो बहुत ही सिंपल थे। ये हमने देख लेते हैं। किसने दिया था साइंटिफिक नेमिंग, दैट इज समथिंग वी हैव सीन। बायमन नोमेनक्लेचर आपके कार्लस लिनियस ने दिया था, वो हम यहाँ पे देख चुके हैं। दीज आर द फ्यू थिंग्स वी हैव ऑलरेडी सीन। कौन सी बुक लिखी थी, क्या बोला था उन्होंने, ये सब हम पिछले क्लास में हम लोग ऑब्जर्व कर चुके हैं। नाउ अब हम यहाँ पे देखते हैं हमारा रूल नंबर 5। पांचवा रूल मेरा यहाँ पे क्या कह रहा है? पांचवा रूल मेरा यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर आपका ऑथर का नाम आता है साइंटिफिक नेम के अंदर, नेम द ऑथर अपीयर्स आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट, तो आप वो ऑथर का नाम आप मेंशन करेंगे, राइट? आपके साइंटिफिक नाम के बाद जिस ऑथर ने वो साइंटिफिक नाम दिया है उस ऑथर का नाम मेंशन करना जरूरी है। सो नेम द ऑथर अपीयर्स, नेम ऑफ द ऑथर अपीयर्स आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट at the end of the biological name and is written in a abbreviated form। और वो जो आप उनका नाम लिखोगे वो आप एक शॉर्ट फॉर्म में लिखोगे, राइट? वो आपको पूरा लंबा सा नाम नहीं लिखना है। जैसे कि यहाँ पे मेंशन किया हुआ है मैंगीफेरा इंडिका लिन एलाइडोबनेन। सो एलाइडोबनेन इज फॉर लीनियस। एलाइडोबनेन जो यहाँ पे लिखा हुआ है दैट इज गोइंग टू बी फॉर लीनियस। सो याद रखिएगा हमेशा ये बात कि अगर आप साइंटिफिक नाम लिख रहे हो और अगर उसमें ऑथर का नाम अगर आपको मेंशन करना है, देन वो आपका आएगा आपके स्पीशीज के बाद, आपके इंडिका के बाद या कोई भी स्पीशीज का आपका ऑथर का नाम आएगा और वो शॉर्ट फॉर्म में रहेगा। इट विल बी इन द एब्रीवेटेड फॉर्म। इट वोंट बी इन अ लाइक अ मोर लाइक पूरा लंबा सा उसका नाम नहीं लिखना है। यू जस्ट हैव टू राइट अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ दैट लाइक LINN। सो दैट्स द रूल नंबर 5 कि याद रखना आपका ऑथर का नाम स्पीशीज के नाम के बाद वहां पे आ जाता है। दैट इज समथिंग यू विल गेट टू सी इन दैट। तो ये एक पॉइंट नंबर 5 है जो आपको यहाँ पे याद रखना है, जो एक अगेन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप यहाँ पे याद रखते हो। सो दैट्स वन थिंग। तो ये है आपकी गाइडलाइंस आपके साइंटिफिक नेमिंग की, और इस तरीके से आप साइंटिफिक नेमिंग आप करते हो। अब फ्रेंड्स यहाँ पे एक चीज आप यहाँ पे समझिए कि साइंटिफिक नेमिंग तो आपने यहाँ पे कर लिया, राइट, जो आपके लिए एसेंशियल भी है। एक क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि हम वर्निकुलर नेम्स यूज क्यों नहीं करते हैं? क्वेश्चन आपका यहाँ पे ये आता है दैट व्हाई वी डू नॉट यूज वर्निकुलर नेम्स। सो वर्निकुलर नेम्स जो आपके होते हैं यहाँ पे, इनको हम यूज क्यों नहीं करते? व्हाई नॉट? वर्निकुलर नेम्स मतलब लोकल नेम। वर्निकुलर नेम का मतलब यहाँ पे होता है लोकल नेम, जैसे गिरगिट, छिपकली, तेंदुआ, भेड़िया, दे आर द लोकल नेम्स।
सो आप मुझे ये बताइए कि आपको क्या प्रॉब्लम आती है जब एक वर्निकुलर नेम आप यूज करते हैं, तो उससे दिक्कत क्या है, मतलब प्रॉब्लम क्या है? Because they are so confusing. ठीक है, पहली चीज ये होता है आपके यहाँ पे कंफ्यूजिंग, राइट? वर्निकुलर नेम काफी कंफ्यूजिंग होता है, उससे आपको ज्यादा कुछ पता नहीं चलता। एनीथिंग एल्स? We can't identify them globally. राइट, ग्लोबली या यूनिवर्सली उन्हें यूज नहीं किया जाता, कैन नॉट बी यूज्ड ग्लोबली। They are known with different names in different areas. राइट, सो कैन नॉट बी यूज्ड ग्लोबली एक आपका यहाँ पे आ गया। एंड name changes with geography. So I can write over here that your name changes with geography. So surely मैं अपने नामों को, इन नामों को यूज नहीं कर सकता क्योंकि वो लोकेशन के साथ चेंज होते रहेंगे। इनको मैं ग्लोबल स्केल पे यूज नहीं कर सकता। अब मैं यूक्रेन में जाके बोल नहीं सकता कि हमारे यहाँ पे गिरगिट काफी अच्छे से देखने को मिलता है, क्योंकि वो समझ ही नहीं पाएंगे मैं क्या कह रहा हूँ, राइट? एंड ये नेम आपके हमेशा आपके एरिया के साथ साथ आपके यहाँ पे चेंज होते रहेंगे। एंड ये नेम मिसलीडिंग होते हैं। दिस नेम्स आर गोइंग टू बी मिसलीडिंग। जितने आपके यहाँ पे नाम आएंगे दे विल बी मिसलीडिंग, ये आपको एक सही डायरेक्शन में लेके नहीं जाता है। सो दैट इज व्हाई आप वर्निकुलर नेम्स यूज नहीं करते हो, कंफ्यूजिंग होते हैं, आप इन्हें ग्लोबली यूज नहीं कर सकते हैं। ज्योग्राफी के साथ साथ ये आपके नाम चेंज होते रहेंगे, राइट? एंड दे आर गोइंग टू बी मिसलीडिंग। सो दैट्स व्हाई आप वर्निकुलर नेम यूज नहीं करते। तो ये आपको यहाँ पे क्लियर होना चाहिए कि आप ये यूज क्यों नहीं करते हैं। ये भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाई यू डू नॉट यूज वर्निकुलर नेम्स। सो प्लीज नो दैट दे आर कंफ्यूजिंग, मिसलीडिंग होते हैं, ग्लोबली यूज नहीं कर सकते आप उन्हें, और ये ज्योग्राफी के साथ साथ ये आपके हमेशा बदलते रहेंगे। सो दीज आर द रीजन, बिकॉज ऑफ दैट आपके वर्निकुलर नेम आप यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। सो दैट शुड बी क्लियर टू यू, राइट? नाउ अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन को पहले आपको ध्यान से देखना पड़ेगा एंड देन यू हैव टू आंसर देम। क्वेश्चन मेरा यहाँ पे ये है, nomenclature is governed by certain universal rules. Which one of the following is the contrary to the rules of nomenclature? तो कुछ रूल्स होते हैं आपके nomenclature के, इनमें से कौन सा एक contrary है to the rules of nomenclature, मतलब इनमें से कौन सा एक against है, against the rule of your nomenclature. So आपके सामने यहाँ पे 4 स्टेटमेंट देके रखी हुई है, आपको बतानी है कौन सी स्टेटमेंट आपके हिसाब से यहाँ पे गलत है। So try to Can be written in any language. सब लोग मुझे एक ही आंसर बता रहे हैं यहाँ पे, और वो आंसर आप लोग बता रहे हो मुझे, वो है आपका यहाँ पे ऑप्शन ए, राइट? सो ऑप्शन ए यहाँ पे क्या कर रहा है जरा देख लेते। ऑप्शन ए मुझे यहाँ पे कह रहा है बायोलॉजिकल नेम्स कैन बी रिटन इन एनी लैंग्वेज। ये स्टेटमेंट आपका यहाँ पे गलत है, ये स्टेटमेंट आपका यहाँ पे रहेगा गलत। बायोलॉजिकल नेम इज ओनली रिटन इन द लैटिन लैंग्वेज, सो दैट शुड बी क्लियर टू यू। तो ये बात ही आपके यहाँ पे गलत हो जाती है, राइट? जैसे आपको ये दिख रहा है स्टेटमेंट, आप फटाफट अपना बबल कर सकते हो अपनी शीट के ऊपर और हमारी शीट पे। ऑप्शन बी, सी एंड डी यहाँ पे सही है। फर्स्ट वर्ड ऑफ बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट जीनस नेम एंड सेकंड स्पेसिफिक एपिहेट, ये सही है, आपकी बात बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी, द नेम्स आर रिटन इन लैटिन एंड इटैलिकाइज, ये भी आपकी बात सही है यहाँ पे। ऑप्शन डी, व्हेन रिटन बाय हैंड द नेम्स टू बी अंडरलाइन, ये बात भी आपकी सही है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल यहाँ पे हो जाता है गलत, सो दैट इज द राइट आंसर। आप बायोलॉजिकल नेम को किसी भी लैंग्वेज आप लिख नहीं सकते, आपको सिर्फ लैटिन यूज करनी है, और उसका भी रीजन ये है बिकॉज इट्स अ डेड लैंग्वेज, इसलिए हम उसे यहाँ पे यूज करते हैं। सो दैट इज ऑप्शन ए, ठीक है? सिलेक्ट द करेक्ट साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो। बहुत जल्दी आंसर कर दिया। Option C. ऑप्शन डी सर। D. Option C. Option C. ऑप्शन सी। C. ऑप्शन सी आएगा, ऑप्शन सी आएगा बिल्कुल। अगर प्रिसाइसली देखा जाए तो ऑप्शन सी आपके यहाँ पे सही आ रहा है, राइट? मैंजेस्टिका इंडिका, और वहां पे उन्होंने ऑथर का भी नाम यहाँ पे मेंशन किया है, राइट? उन्होंने इसलिए क्वेश्चन में मेंशन किया, वो वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय कार्लोस लिनियस बिकॉज़ दे वांट टू सी दैट, सो दैट इज व्हाई ऑप्शन सी आपका यहाँ पे आ जाता है एज अ राइट आंसर। मैंजिनिफेरा इंडिका तो सही से लिखा ही हुआ है, बट आपको यहाँ पे इवन आपके ऑथर का नाम भी शॉर्ट एब्रिविएशन में आपका मेंशन किया हुआ है, सो दैट इज व्हाई ऑप्शन सी बिकम्स योर राइट आंसर। सो दैट शुड बी क्लियर टू यू नाउ। अब ये क्वेश्चन जो आपका है इसको ध्यान से देखिएगा एंड देन कम अप विद द आंसर। बायोसिस्टमैटिक एम्स एट, अब बायोसिस्टमैटिक को लेके मैंने आपको कुछ टर्म्स बताए थे, उन टर्म्स को आप देखोगे, उनको फॉलो करोगे। ऑन द बेसिस ऑफ दैट
ट्राई टू आंसर दिस। अगर आपको बायोसिस्टेमेटिक की डेफिनेशन समझ आई है देन आप इसे आंसर कर सकते हो। चारों स्टेटमेंट को एक बार आप ध्यान से देख लो एंड ट्राई टू टेल मी द करेक्ट आंसर ओवर हियर। Sir, C. Option Sir, C. Sir, C. C. Sir, option C. Right. Yes. Option C over here is my right answer. The classification of organisms based on their evolutionary history and establishing their phylogeny on the totality of the various parameters from the field of the studies. बिल्कुल, जब भी आप बायोसिस्टेमेटिक की बात करते हो तो हम लोग बात करेंगे आपके इवोल्यूशनरी हिस्ट्री की एंड विल आल्सो डिस्कस समथिंग इन टर्म्स ऑफ माय फाइलोजेनी। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि इन दो टर्म्स को याद रखना, ये टर्म्स आपको बायोसिस्टेमेटिक की डेफिनेशन में हमेशा देखने के लिए मिलेंगे। सो दैट इज व्हाई ऑप्शन सी यहाँ पे बन जाता है मेरा यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर। दैट इज अ ट्रू स्टेटमेंट इन टर्म्स ऑफ बायोसिस्टेमेटिक। याद रखना पहले का जो टेक्सोनॉमी था उसमें तो आप इतना ये सब करते नहीं थे, इवोल्यूशन आप समझते नहीं थे, बट अभी का जो टेक्सोनॉमी है उसमें फाइलोजेनी समझना एक मैंडेटरी ऑप्शन है, लाइक मैंडेटरी चीज है, वो आपको करना ही होता है एंड दैट इज समथिंग यू फाइंड हैपनिंग हियर। सो दैट इज आवर क्वेश्चन नंबर 8 जिसका आंसर आएगा यस ऑप्शन सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अगेंस्ट द रूल ऑफ आईसीबीएन? इनमें से कौन सा आपके रूल्स के अगेंस्ट है? ध्यान से देखिए चारों स्टेटमेंट को एंड ट्राई टू आंसर दिस। Option D. Option D. Option D. Option D. Option D. वेरी गुड, बिल्कुल सही। Option D, sir. हाँ जी, राइट। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे हो जाता है गलत। ऑप्शन डी में यहाँ पे लिखा हुआ है जेनेरिक एंड स्पेसिफिक नेम्स शुड बी रिटन स्टार्टिंग विद अ स्मॉल लेटर। ऐसा नहीं होता, स्मॉल लेटर से चालू नहीं करना होता। हाँ, स्पेसिफिक नेम आपका स्मॉल लेटर होता है लेकिन जेनेरिक नेम तो आपका कैपिटल लेटर से ही चालू होता है। तो ऑप्शन डी आपका जो यहाँ पे है वो आपका यहाँ पे हो जाता है बिल्कुल गलत। ये स्टेटमेंट आपका यहाँ पे गलत हो जाता है और ये इन्होंने पूछा आपसे, which of the following is against the rule of ICBN, right? So statement D is going to be a wrong over there. बाकी जितने भी आपके यहाँ पे स्टेटमेंट है वो आपके सही है, बट स्टेटमेंट डी मेरा यहाँ पे हो जाता है गलत। So that is something you have to know, right? So I hope यहाँ तक आपको क्वेश्चन समझ आ रहा है और कोई कंफ्यूजन नहीं है। कोई कंफ्यूजन या कुछ लगे कि सर ये कैसे हो गया, देन प्लीज लेट मी नो, इंटरप्ट करके बता दो कि सर ये वाला आंसर कैसे आ गया, देन आई विल टेल यू दैट वो वाला आंसर वहाँ पे क्यों आया। ठीक है, so this is something we have done. We have seen some of the questions over here. Now let's move on to your new part जहाँ पे हम टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज को यहाँ पे समझेंगे। अब टेक्सोनॉमिक कैटेगरी को समझने के पहले हम यहाँ पे एक टर्म देखते हैं टेक्सॉन, राइट? सो टेक्सॉन की डेफिनेशन यहाँ पे क्या है वो हम यहाँ पे फटाफट देख लेते हैं। द टर्म टेक्सॉन इज यूज्ड टू रेफर एनी रैंक, लेवल और कैटेगरी ऑफ अ क्लासिफिकेशन। सो टेक्सॉन जब मैं टर्म यूज करता हूँ तो ये कोई भी हम रैंक या लेवल को लाइक स्पेसिफिक तरीके से बताने के लिए यूज किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल डॉग्स, कार्निवोरा, मैमल्स, एनिमल्स आर ऑल टेक्सा एट अ डिफरेंट लेवल ऑफ माय हायरार्की, राइट? तो ये सारों को लाइक you can call them as a different taxa at a different hierarchy. So for example, let's say जब मैं mammals की बात करता हूँ, when I talk about a taxon, और वो taxon है मेरा यहाँ पे mammals. Let's say I talk like taxon mammals. तो बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ एक ग्रुप ऑफ एनिमल्स की जिनके अंदर कुछ कॉमन कैरेक्टर्स मुझे देखने के लिए मिलेंगे। अब मैमल्स में बहुत कुछ आता है, आपकी डॉल्फिन भी आती है, डॉग भी आते हैं, वुल्फ भी आता है, बेयर भी आता है, सब आपके मैमल्स के अंदर आते हैं, राइट? तो जब मैं बात कर रहा हूँ टेक्सॉन की, टेक्सॉन मैमल, सो दैट मींस अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स जिनके अंदर कुछ कॉमन कैरेक्टर मुझे यहाँ पे देखने के लिए मिल जाए। उसी तरीके से मैं बोल सकता हूँ लाइक टेक्सॉन एक ग्रुप है आपका, वो है मेरे यहाँ पे कार्निवोरा। उस नाम से ही पता चलता है कि यहाँ पे मेरी वो स्पीशीज आएंगी जो सारी कार्निवर्स होंगी, विच आर ऑल गोइंग टू बी कार्निवर्स, राइट? सो बेसिकली टेक्सॉन एक पर्टिकुलर रैंक या एक ग्रुप को रेफर करने के लिए ये यूज किया जाता है। ये टर्म एक पर्टिकुलर ग्रुप या रैंक को हम रेफर करने के लिए यूज करते हैं, राइट? सो दैट इज समथिंग गोइंग टू बी, उसका प्लूरल फॉर्म यहाँ पे होता है टेक्सा और सिंगुलर फॉर्म आपका यहाँ पे होता है टेक्सॉन। ठीक है, इसको जैसे जैसे आप आगे क्वेश्चंस देखोगे आपको आइडिया लगता जाएगा ना। अब यहाँ से आपको थोड़ा ध्यान देना है क्योंकि टेक्सोनोमिक कैटेगरी में से वो लोग काफी अच्छे घुमा के क्वेश्चन पूछते हैं, तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा और एक एक कैटेगरी को ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे कैटेगरी को समझने का एक फायदा ये भी है कि आपका जो चैप्टर 4 है एनिमल किंगडम, उसको भी आप ध्यान से समझ पाएंगे, उसको भी समझने में आपको थोड़ी लाइक आसानी होगी अगर आप इन कैटेगरीज को ध्यान से समझ पाते हो तो। ठीक है, सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड योर टेक्सोनोमिक कैटेगरीज।
सो आपके सामने यहाँ पे 7 बेसिक कैटेगरीज हैं. यू हैव 7 बेसिक कैटेगरीज जो आपके सामने यहाँ पे दे के रखी है. ये आपकी चालू होती है किंगडम से. इट ऑल स्टार्ट्स विद योर किंगडम, सबसे ऊपर जो आती है, और आपकी जो लास्ट वाली यहाँ पे है दैट इज गोइंग टू बी योर स्पीशीज. जो सबसे लास्ट आपकी जो कैटेगरी यहाँ पे है दैट इज गोइंग टू बी योर स्पीशीज. राइट. अब एक चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, अगर आप किंगडम से, सो यहाँ पे हम देखते हैं यह वो किंगडम, देन उसके बाद आपका आता है फाइलम. एनिमल्स के लिए फाइलम, प्लांट्स के लिए डिवीजन. नेक्स्ट कैटेगरी आपकी होती है क्लास, उसके बाद ऑर्डर, देन फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज. अगर आप ऊपर से नीचे आ रहे हो, अगर आप किंगडम से स्पीशीज की तरफ आ रहे हो, तो आप याद रखना उसे आप बोलेंगे एज अ डिसेंडिंग ऑर्डर. सो दैट विल बी माय डिसेंडिंग ऑर्डर. राइट. अगर आप ऊपर से नीचे आते हो देन दैट इज गोइंग टू बी योर डिसेंडिंग ऑर्डर. सो आप डिसेंडिंग तरीके से आप मूव कर रहे हो. लेकिन अगर आप नीचे से ऊपर जा रहे हो, स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम, then that is called as your, I think आप समझ सकते हो, that will be my ascending movement. ये मेरा ascending direction में मैं इसे जाऊंगा. So in that case that will be your ascending movement. तो सबसे पहले ascending descending यहाँ पे क्या रहेगा वो याद रखना. अगर आप किंगडम से नीचे आ रहे हो, अगर आप किंगडम से मूव करते हुए नीचे आते हो तो दैट इज योर डिसेंडिंग मूवमेंट आपकी हो जाएगी वहां पे. और जब आप स्पीशीज से किंगडम की तरफ आप जा रहे हो तो दैट इज अ असेंडिंग कंडीशन, आप नीचे से ऊपर जा रहे हो. सो एक ही चीज याद रखना कि डिसेंडिंग असेंडिंग इसमें क्या रहेगा, पहली चीज. दूसरी चीज, अब ये चीज आपको मैं एग्जांपल लेके समझाऊंगा. अगर आप स्पीशीज को नीचे देखते हो तो ये आपका होगा लोएस्ट कैटेगरी. ये आपका है आपका लोएस्ट कैटेगरी. यहाँ पे दिस इज योर लोएस्ट रैंक और लोएस्ट कैटेगरी. और सबसे ज्यादा कॉमन कैरेक्टर्स आपको सबसे लोएस्ट कैटेगरी में मिलते हैं. याद रखना, सबसे ज्यादा कॉमन कैरेक्टर्स आपको लोएस्ट कैटेगरी में देखने के लिए मिलेंगे. सो दैट इज ऑल्सो वन थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर सबसे ज्यादा कॉमन कैरेक्टर मुझे देखने हो तो मुझे स्पीशीज वाले ग्रुप के अंदर देखने के लिए मिलेंगे. इसको मैं आगे एग्जाम्पल देके आपको समझाऊंगा. ये जो कैरेक्टर वाली बात है अगर आपको भी समझ नहीं आ रही कोई बात नहीं, आगे वाली स्लाइड पे आपको समझ आ जाएगी. याद रखना दैट्स द लोएस्ट कैटेगरी एंड दिस इज गोइंग टू बी द हाईएस्ट कैटेगरी. किंगडम इज द हाईएस्ट कैटेगरी ओवर हियर. जो लास्ट वाली है मेरे यहाँ पे दैट इज द हाईएस्ट कैटेगरी, दैट इज योर किंगडम. फिलहाल के लिए बस इतना याद रख लो. यू हैव अ हाईएस्ट एंड यू हैव अ लोएस्ट कैटेगरी ओवर हियर, बस. एंड देन यू हैव बीच में भी आपके सामने फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, ये सब आपके सामने दिए हुए हैं. इनको हम थोड़ा और समझते हैं, बट उसके पहले taxonomic categories are being proposed by Carlos Linnaeus and these are obligate categories. तो ये तो आपको फॉलो करनी ही है, इसके लिए आपको कोई ऑप्शन नहीं है, ये आपको Linnaeus ने दी. Sometimes smaller subcategories may be added for more precise position of the species. कई बार और भी कई सारी कैटेगरीज हम यहाँ पे ऐड करते हैं एक सही तरीके से स्पीशीज को रखने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, आपको ऑर्डर के अंदर अगर एक कैटेगरी आपका ऑर्डर, सो ऑर्डर के अंदर आपको मिलेगा देखने के लिए कई बार सब ऑर्डर. हाँ जी बेटा, अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप डायरेक्टली पूछ सकते हो, आपको हैंड रेज करने की जरूरत नहीं है, बताइए. सो ऑर्डर के अंदर यू कैन हैव अ सब ऑर्डर. अगर आप कोई कैटेगरी की बात कर रहे हो फैमिली, देन उसके अंदर आपको मिलेगा देखने के लिए कई बार सब फैमिली. तो ये जो मैं सब फैमिली, सब ऑर्डर यहाँ पे जो मैं लिख रहा हूं, इनको हम यहाँ पे बोलते हैं एज अ सब कैटेगरी. दीज आर कॉल्ड एज माय सब कैटेगरीज. तो कई बार आपको ये भी देखने के लिए मिलती है. अब आपको इतना डिटेल में उन्हें याद नहीं रखना कि कौन सा एनिमल कौन से सब कैटेगरी में आता है, बट याद रखना आपको कई बार इन कैटेगरीज के अलावा कई सारी सब कैटेगरी देखने के लिए मिल जाती है. दिस आर ऑल्सो समथिंग यू गेट टू सी, राइट. इनको हम ज्यादा डिटेल में समझते नहीं है क्योंकि इस लेवल पे आप सब कैटेगरी में कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा वो आप नहीं देखते, ठीक है. बट याद रखना कि ऐसा भी होता है. सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो. फिलहाल मैं बस ये चाहूंगा कि आप इतना रखें कि एक 7 कैटेगरी होती है. सबसे हाईएस्ट वाली है मेरे यहाँ पे किंगडम, सबसे लोएस्ट वाली मेरे यहाँ पे है स्पीशीज. और असेंडिंग डिसेंडिंग मूवमेंट यहाँ पे क्या होगा,
वो आपको याद रखना है। दीज आर द ओनली 2-3 थिंग्स आई वांट फ्रॉम यू टू रिमेंबर। तो क्या ये स्लाइड पे जो मैं आपको बता रहा हूँ आपको क्लियर है? इज दिस स्लाइड क्लियर टू ऑल? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, राइट, डू लेट मी नो अगर कोई दिक्कत आ रही है तो प्लीज गो अहेड एंड लेट मी नो, राइट। आफ्टर दिस, अब ये 3 टर्म्स आपको यहाँ पे समझना है। More common characters are seen in the lower categories. More common characters will be seen in the lower categories, right? जो lower categories आपके यहाँ पे होती है उनके अंदर आपको ज्यादा common character देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। Lower the taxa, more characteristics are shared. जितना lower आपका taxa होगा उतने ही common आपको वहां पे characteristics देखने के लिए आपको मिल जाएंगे। मैं इसका एग्जाम्पल लेता हूँ, मैं स्टेटमेंट 1 का आपको यहाँ पे दूंगा एग्जाम्पल। लेट्स से हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं इस एनिमल का। वी हैव पैंथेरा पार्डस। अब पैंथेरा पार्डस आप लोगों को मालूम है ये होता है मेरा यहाँ पे लेपर्ड। पैंथेरा पार्डस मेरा यहाँ पे लगेगा लेपर्ड, राइट। फिर आपका ये आता है, यू हैव समथिंग लाइक योर लेट्स से पैंथेरा टाइग्रिस। पैंथेरा टाइग्रिस। अब अगर आप दोनों में देखोगे तो दोनों में कॉमन क्या है? पैंथेरा टाइग्रिस और पैंथेरा पार्डस में कॉमन क्या है? Jeans. Panthera. राइट, मतलब जीनस यहाँ पे कॉमन है, राइट। दोनों के अंदर जीनस यहाँ आएगा कॉमन। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे जो जीनस मेरा यहाँ पे आ रहा है, इन दोनों का जो जीनस मेरा रहेगा वो सेम रहेगा। दोनों का जीनस यहाँ पे मेरा सेम है। सो आई कैन क्लियरली से बोथ ऑफ देम हैव अ कॉमन जीनस। बोथ ऑफ देम विल बी हैविंग अ कॉमन जीनस, राइट। सो एक ही मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा। दूसरे साइड पे मैं एग्जाम्पल आपको लिखता हूँ। लेट्स से मैं लिखता हूँ यहाँ पे एग्जाम्पल मेरा क्लास मैमल्स। ये मेरा एक और टर्म मैं यहाँ पे लिखता हूँ। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपके सामने 2 कैटेगरी है, एक है क्लास मैमल्स की और एक है आपका जीनस पैंथेरा का, राइट। एक अपर कैटेगरी है, एक लोअर कैटेगरी है। इन दोनों में से लोअर कैटेगरी कौन सी है? Genus. जीनस। क्लास तो ऊपर आएगा ना, क्लास तो काफी ऊपर रहेगा। देखो आप यहाँ पे क्लास आपका काफी ऊपर है, राइट। जीनस आपका नीचे है। सो जीनस इज अ लोअर कैटेगरी। तो स्टेटमेंट ए मेरा यहाँ पे क्या कह रहा है कि लोअर कैटेगरी में आपको ज्यादा कॉमन कैरेक्टर देखने के लिए मिलते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा कि यार लेपर्ड और टाइगर में कॉमन कैरेक्टर क्या होता है, तो आप मुझे बता पाओगे? आप मुझे बता पाओगे कि सर दोनों नॉक्टर्नल होते हैं, दोनों के अंदर क्लॉज होते हैं, शार्प क्लॉज होते हैं, दोनों के कैनाइन बड़े लंबे होते हैं, बोथ ऑफ देम आर कार्निवर, बोथ ऑफ देम are going to hunt down their animals, right? So both of them have a same facial structure, right? तो ऐसे आप कैरेक्टर मुझे बता पाओगे। जीनस में कॉमन कैरेक्टर बताना आपके लिए आसान होता है अगर जीनस, क्योंकि आपका नीचे वाला कैटेगरी है, राइट। बट ऑन द अदर हैंड अगर मैं मैमल्स की बात करूं, मैं आपको बोलूं कि यार मैमल्स में कॉमन कैरेक्टर बताओ, तो आपको बताना थोड़ा डिफिकल्ट होगा कंपेरेटिवली। वहां पे भी कैरेक्टर कॉमन होंगे बट सारे के सारे बहुत ज्यादा कॉमन कैरेक्टर आपको नहीं मिलेंगे। ज्यादा कॉमन कैरेक्टर आपको लोअर कैटेगरी में देखने के लिए मिलेंगे। अब मैमल्स में भी कॉमन कैरेक्टर मिलेंगे लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। क्यों? क्योंकि मैमल्स में आपको डॉल्फिन भी आ रही है, आपके अंदर बैट भी आ रहा है, आपके अंदर व्हेल भी आ रही है, आपके अंदर एलिफेंट भी आ रहा है, राइट। सो याद रखना, मोर कॉमन कैरेक्टर्स आर इन द लोअर कैटेगरीज। जितना आप लोअर कैटेगरी में रहोगे उतने ज्यादा आपको कॉमन कैरेक्टर देखने के लिए मिलते हैं। इट्स इजी टू फाइंड मोर कॉमन कैरेक्टर। आप जीनस के अंदर लाइक अराउंड 25, 30, 40 कैरेक्टर्स आप यहाँ पे बता सकते हो ध्यान से देखोगे तो इस जीनस के अंदर। बट क्लास के अंदर शायद आप 7, 8, 9 ही बता पाओ। सो दैट इज अ थिंग, राइट। लोअर द टेक्सा मोर कैरेक्टर्स आर शेयर। जितना लोअर टेक्सा होगा उतने ही कॉमन कैरेक्टर्स आपको शेयर होते हुए आपको मिलेंगे। सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो। ये है मेरा स्टेटमेंट नंबर 2। अब स्टेटमेंट 3 देखो यहाँ पे, इन हायर कैटेगरी इट इज डिफिकल्ट टू डिटरमाइन द रिलेशनशिप। हायर कैटेगरी के अंदर आपको रिलेशनशिप डिटरमाइन करना होता है मुश्किल। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे आपका एग्जांपल यहाँ पे हो गया, लेट्स से आपका एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पे, इसका ही लेते हैं, क्लास का ही लेते हैं, राइट। तो अगर हम क्लास की यहाँ पे बात करेंगे, क्लास मैमल्स की, और मैं आपको बोलूं कि एक रिलेशनशिप बना के बताओ डॉल्फिन और जिराफ के बीच में, राइट। बोथ ऑफ देम कम अंडर द क्लास मैमल्स। एंड मैं आपको बोलूंगा कि इसमें एक रिलेशन बना के बताओ डॉल्फिन और जिराफ के बीच में, वो आपके लिए ज्यादा डिफिकल्ट होगा। It is difficult to determine relationship between the higher categories,
राइट, क्योंकि वहां पे काफी आपके अलग अलग एनिमल्स आने लगते हैं। जितना आप हायर मूव करोगे आपके कॉमन कैरेक्टर कम होते रहेंगे, ये बात आपको याद रखनी है। जितना आप हायर कैटेगरी की तरफ मूव करेंगे नीचे से ऊपर तक, तो आपके कॉमन कैरेक्टर आपके कम होने लगते हैं। सो दैट इज वाई रिलेशनशिप मेंटेन करना या बनाना, आई वुड से बनाना, हायर कैटेगरी के अंदर होता है थोड़ा मुश्किल। सो दैट इज समथिंग यू विल लर्न, ये आपको कोर्स के साथ साथ जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको पता चलेगा। तो मैं चाहूंगा आप एक चीज यहाँ पे याद रखें, I want all of you to know one thing, right? More common characters are seen in the lowest category, right? एक चीज याद रखना कि more common character जितने लोअर कैटेगरी होगी उसमें ज्यादा कॉमन कैरेक्टर आपको मिलेंगे। जैसे आप नीचे से ऊपर जाओगे, जैसे आप नीचे से ऊपर जाओगे, तो आप मुझे बताइए क्या मेरे कॉमन कैरेक्टर इंक्रीज होंगे या डिक्लाइन करेंगे? हमेशा डिक्लाइन करेंगे, राइट? So my common characters are always going to decline as we move from the lower to higher category. ये बात याद रखना। मैं इस स्लाइड पे फोकस ज्यादा इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज इसके ऊपर बेस क्वेश्चन आते हैं। जब आप नीचे से ऊपर जाते हो यू विल फाइंड कि आपके कॉमन कैरेक्टर वहां पे डिक्लाइन करेंगे, सो याद रखना। सो लेट मी जस्ट ट्राई टू मेंशन समवेयर ओवर हियर, एज वी मूव फ्रॉम लोअर टू हायर कैटेगरी, as we move from low to higher category, your common characters are going to decline. आपके common character यहाँ पे decline करते हैं। You will find your common characters will decline. और यही चीज आपकी रिवर्स हो जाती है जब आप ऊपर से नीचे आ रहे होते हो। आप हायर कैटेगरी से नीचे आ रहे होगे तो आपके कॉमन कैरेक्टर वहां पे इंक्रीज होंगे। सो ये याद रखना बिकॉज ये स्टेटमेंट आपकी आती है क्वेश्चन के अंदर। सो प्लीज नो दिस थिंग वेरी क्लियरली। क्या ये वाली स्लाइड आपको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस स्लाइड क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द लोएस्ट कैटेगरी। अभी हम नीचे से ऊपर जाना चालू करेंगे, मतलब हम हमारा यहाँ पे असेंडिंग जर्नी हम चालू करेंगे। सो जो सबसे पहले हम यहाँ पे कैटेगरी समझेंगे दैट इज माई स्पीशीज। अब अगर आपसे कोई पूछ गया स्पीशीज होता क्या है तो आप सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हो ग्रुप ऑफ individuals, group of individuals which can interbreed, which can interbreed and produce your viable offspring. एक सिंपल लैंग्वेज में आप ये बोल सकते हो इन टर्म्स ऑफ डेफिनेशन। सो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जो अंदर के अंदर इंटरब्रीड कर सकते हैं और एक वायबल ऑफस्प्रिंग आपके बना के दे सकते हैं, उनको हम कहते हैं यहाँ पे एज अ बायोलॉजिकल स्पीशीज, राइट? सो स्पीशीज इज द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विद अ सिमिलर मॉर्फोलॉजी व्हिच कैन इंटरब्रीड अमंग देमसेल्फ एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। तो अगर आप यहाँ पे दो नीचे पिक्चर देखोगे, एक राइट हैंड साइड पे आपके लायन है और लेफ्ट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे मिला देखने के लिए आपके लेपर्ड्स। तो ये लायन जो है वो एक पर्टिकुलर एक स्पीशीज है। दिस इज माय पैंथेरा लियो, ये एक पर्टिकुलर स्पीशीज मेरी यहाँ पे हो जाएगी। दिस इज योर पैंथेरा लियो। बाय द वे आप में से कोई जानता है इंडिया में लायन कहाँ देखने को मिलते हैं? अरे किसी का माइक कौन है बेटा? आपके गाने सुनाई दे रहे मुझे यहाँ पे, हो सके तो माइक बंद कर लीजिए। नो वन नोज दैट। आपके लायन कहाँ मिलते हैं देखने के लिए? लायन इन, हाँ जी, लायन विल बी ओनली सीन इन गुजरात, बीइंग मोर प्रिसाइज गुजरात में आपका एक गिर नेशनल पार्क है, उसके अंदर, हाँ जी, उसके अंदर आपको एशियाटिक लायन देखने को मिलेंगे। इंडिया में सिर्फ वहां पे ही मिलता है आपको, और कहीं नहीं मिलता है, ठीक है? सो ये लोग लायन आपके सामने यहाँ पे बैठे हुए हैं। दिस इज वन स्पीशीज। ये लोग अंदर के अंदर ब्रीडिंग करेंगे, अंदर के अंदर मीटिंग करेंगे एंड दे विल फॉर्म द न्यू ऑफस्प्रिंग, न्यू फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। और ये जो मेरा लेपर्ड है ये एक पर्टिकुलर एक स्पीशीज है, सो दैट इज माय पैंथेरा पार्डस। अब ऐसा कभी नहीं होगा कि मेरा लेपर्ड लायन के साथ ब्रीड कर रहा है, ऐसा कभी हो नहीं सकता, क्योंकि दोनों मेरे यहाँ पे अलग अलग स्पीशीज होती है। सो आई कैन नॉट फाइंड कि मेरा लेपर्ड लायन के साथ ब्रीड कर रहा है या लायन लेपर्ड के साथ ब्रीड कर रहा है, ऐसा नहीं होता। क्यों? बिकॉज बोथ ऑफ देम आर डिफरेंट स्पीशीज, इसलिए वो अंदर एक दूसरे के साथ ब्रीड नहीं करेंगे, वो बस अपने पॉपुलेशन के साथ यहाँ पे ब्रीड कर सकते हैं। और याद रखना अगर आप कोई स्पीशीज ऑब्जर्व करते हो तो उनके अंदर वो सिमिलर दिखेंगे,
दे विल हैव मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटी। आप लेपर्ड को देख लो, सारे एक जैसे दिख रहे हैं, यहाँ पे काफी कॉमन कैरेक्टर आपको मिल जाएंगे। आप लायन को देख लो, यहाँ पे भी आपको कई सारे कॉमन कैरेक्टर आपको काफी इजीली मिल जाएंगे, राइट, इन सब के अंदर। तो ये चीज याद रखना, स्पीशीज आपके ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हैं जो इंटरब्रीड कर सकते हैं, विच कैन इंटरब्रीड, और उसके बाद दे कैन गिव यू द फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, और ये सब एक दूसरे से सिमिलर दिखते हैं। सो दैट इज समथिंग कॉल्ड एज माई स्पीशीज। और इसके अलावा आपने एक और चीज यहाँ पे याद रखनी है, जो स्पीशीज का जो कॉन्सेप्ट है वो सबसे पहले आपको दिया था अर्नेस्ट मेयर ने। सो अर्नेस्ट मेयर वाज द पर्सन जिन्होंने आपको कॉन्सेप्ट दिया था बायोलॉजिकल स्पीशीज का, तो ये नाम याद रखना। सो अर्नेस्ट मेयर वाज अ पर्सन जिन्होंने ये स्पीशीज का कॉन्सेप्ट आपके सामने रखा था। ये जो स्पीशीज टर्म है जो आपको दिया था वो अर्नेस्ट मेयर ने दिया था, राइट। सो दैट शुड बी क्लियर टू यू। सो दैट इज गोइंग टू बी वन स्पीशीज ओवर हियर, राइट। क्या इतना आपको यहाँ पे समझ आ रहा है? इज दिस स्लाइड क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. ये नाम याद रखना। और अच्छा, वन मोर थिंग, मेरा आर और एन एक जैसा ही लगता है, लाइक इट्स एक्चुअली ERNST, राइट, MAYR, okay, so it's not N Indian, it's actually R, so please, yeah, with the course of time I think you will understand that, but please, it is ERNST and MAYR, so that's your Ernest Mayr, okay. Next आपकी कैटेगरी, that's your genus। अगली कैटेगरी जो आपके यहाँ पे आ रही है, that's going to be your genus। So genus में आपको क्या मिलेगा देखने के लिए, ये भी एक इंपॉर्टेंट कैटेगरी, इसको हम समझते हैं आराम से। कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ स्पीशीज दैट आर रिलेटेड टू ईच अदर। इसमें कुछ ग्रुप ऑफ स्पीशीज मिलेंगी जो एक दूसरे से यहाँ पे रिलेटेड है। आपके सामने तीन स्पीशीज आपके सामने है, एक है आपका पैंथेरा लियो, पैंथेरा टाइग्रिस और पैंथेरा पार्डस। ये तीन आपके सामने यहाँ पे स्पीशीज आपको यहाँ पे दिख रही है, राइट। सो आई एम जस्ट गोइंग टू राइट देम डाउन ओवर हियर। सो यू हैव अगेन, यू हैव पैंथेरा लियो, ये आपका हो गया लायन यहाँ पे। देन यू हैव पैंथेरा पार्डस जो आपका होगा यहाँ पे लेपर्ड, एंड उसके बाद आपका यहाँ पे आएगा पैंथेरा टाइग्रिस। अब आप मुझे बताइए, इन तीनों में कॉमन है, मेरा जीनस तो कॉमन है, इन तीनों में कॉमन कैरेक्टर आपको क्या मिल जाएंगे यहाँ पे, ये बताइए मुझे। All carnivores. ठीक है, चलिए एक ये लिखता हूँ मैं, और कार्निवर्स। एनीथिंग एल्स? Sir, genus. हाँ वो तो है, मुझे फीचर्स के थ्रू कोई कॉमन कैरेक्टर बताओ। देखता हूँ कि सब के सब यहाँ पे कार्निवर्स हैं, और बताओ, दिमाग दौड़ाओ, बताओ क्या होगा। जंगल में रहते हैं। ठीक है, एनीथिंग एल्स? उसके अलावा फिजिकल फीचर्स देखो और बताओ क्या क्या हो सकता है। Or same genus. अरे जीनस तो ठीक है, वो पता चल गया, तीनों सेम जीनस में आ रहे हैं। आप उनको सेम जीनस में क्यों डाला गया है वो आप मुझे बताओ। ऐसा क्या इन दो सब के अंदर कॉमन है कि इनको आपने सेम जीनस में डाला हुआ है, बताइए। सरपंच होते हैं। ठीक है, ओके। सो दे हैव अ लार्ज कैनाइन, ठीक है, कैनाइन Powerful jaw muscles. पावरफुल जॉस, ठीक है, वो कैनाइन के अंदर आ गया। एनीथिंग एल्स? ठीक है, और कुछ? सर तीनों ही शिकार करते हैं। They hunt their prey. कार्निवर्स, दे अंडरटेक द हंटिंग, ठीक है, वो उसके अंदर आ गया। और कुछ? They have they have claws, they have large claws, claws उनका लाइक बहुत ज्यादा लाइक थिक होता है, राइट। देन आई कैन से दे हैव अ अजाइल बॉडी, अजाइल बॉडी उनकी होती है यहाँ पे, राइट। अजाइल बॉडी का मतलब ये होता है, अजाइल बॉडी का फायदा होता है कि आप दौड़ सकते हो, भाग सकते हो, चढ़ सकते हो पेड़ पे, राइट। यू कैन डू ऑल दोस थिंग्स, सो दे हैव अ अजाइल बॉडी, राइट। तो ये कुछ मैं यहाँ पे कॉमन कैरेक्टर यहाँ पे लिख सकता हूँ। आई कैन ऑल्सो टॉक अबाउट देयर, लाइक दे हैव अ कॉमन kind of tail, they have a prehensile tail, right. They have a same facial structure, काफी तक इनका same है, right. They have a very common facial structure, so all of them belong to a cat family, all of them belong to a cat family over here. तो आपको बहुत सारे यहाँ पे कॉमन कैरेक्टर मिल जाएंगे, एंड बिकॉज ऑफ दैट हमने इन्हें एक सिंगल जीनस में यहाँ पे रखा है, और वो सिंगल जीनस है मेरे यहाँ पे पैंथेरा, राइट। तो ये सिंगल जीनस मेरा जो यहाँ पे आएगा वो होगा यहाँ पे आपका पैंथेरा। अब मैं यहाँ पे आपको एक और एग्जांपल दूंगा, एंड उसमें भी आप मुझे हेल्प करिए बताने के लिए कि इसमें कॉमन कैरेक्टर यहाँ पे क्या होंगे। तो ये इनका जीनस जो है मेरा वो है पैंथेरा कॉमन, राइट। और क्योंकि इसमें एक कॉमन कैरेक्टर थे इसलिए आपने इन सबको उठा के एक में डाल दिया। नाउ अब मैं आपके सामने दो नाम लिखूंगा, एक है आपका यहाँ पे
कैनिस लूपस, और एक नाम है आपका यहाँ पे कैनिस फेमिलियारिस। जो कैनिस लूपस है मेरा यहाँ पे, ये है मेरा नाम वुल्फ का, दिस इज अ नेम फॉर योर वुल्फ, और कैनिस फेमिलियारिस इज द नेम फॉर योर डॉग। ठीक है, ये दोनों भी मेरे कॉमन जीनस के अंदर आएंगे, इन दोनों के लिए भी मेरा जीनस यहाँ पे कॉमन है। तो आप समझ सकते हो डॉग और वुल्फ के अंदर भी आपको कई सारे कॉमन कैरेक्टर यहाँ पे मिल सकते हैं, इसलिए क्या क्या टेक्सोनॉमिस्ट ने इन दोनों को एक सेम जीनस के अंदर डाल दिया, और वो जीनस का नाम है मेरा यहाँ पे कैनिस। सो कैनिस जीनस के अंदर वुल्फ को भी डाला हुआ है, कैनिस जीनस के अंदर डॉग को भी डाला हुआ है, जो आपके घर के आसपास आपको दिख जाते हैं। आप मुझे एक दो कॉमन कैरेक्टर यहाँ पे बता दोगे, एक या दो ही कॉमन कैरेक्टर मुझे यहाँ पे बता दो, क्या होता है इसके अंदर? Body hair. ठीक है, बॉडी इज गोइंग टू रिमेन द सेम। ठीक है, वन आई कैन से बॉडी, एनीथिंग एल्स? और कुछ? Carnivorous. Hearing and smelling power. ओके, दैट्स गुड, राइट, अ स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग पावर। ठीक है, आई विल टेक दैट। हाँ, कार्निवोरस इन नेचर एक आपको हो जाता है। एक लास्ट बता दो, एक लास्ट बता दो, थिंक एज अ टेक्सोनॉमिस्ट एंड टेल मी वन मोर थिंग। अरे आवाज नहीं आई, वापस बोलना। Similar size. सिमिलर साइज। मैं एक चीज आपको बताता हूँ, दे बोथ ऑफ देम लिव इन पैक, बोथ ऑफ देम लिव इन पैक, मतलब ग्रुप में रहते हैं, वो अकेले नहीं रहते हैं। नोटिस करना, डॉग का भी ग्रुप होता है और वुल्फ का भी ग्रुप होता है। दे लिव इन अ पैक, दे डू नॉट लिव अ सोलो लाइफ। ठीक है, कि ये भी आपके यहाँ पे ट्रेट है, ये आपका बिहेवियरल ट्रेट आपका हो जाता है यहाँ पे। कैनाइन का शेप सेम रहता है दोनों का, कैनाइन का शेप दोनों का सेम रहेगा यहाँ पे। सो दैट्स आल्सो वन थिंग यू विल गेट टू सी। सो ये दोनों आपके अगेन एग्जांपल बनते हैं कि एक जीनस के अंदर आप रिलेटेड स्पीशीज को आप डालते हो, राइट। तो ये दोनों जो एग्जांपल आपके सामने रखे मैंने, पैंथेरा के और कैनिस के, आई वांट टू टेल यू दैट कि आपको एक जीनस में एक से ज्यादा स्पीशीज मिल सकती है, और ये जो स्पीशीज आपकी होती है वो कहीं ना कहीं रिलेटेड होती है, दे आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड दैट्स व्हाई यू कीप देम ओवर देयर। तो क्या जीनस टर्म आपको यहाँ पे क्लियर है? इज द जीनस टर्म क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Please याद रखना, it consists of a group of species that are related to each other and have more common character as compared to species of another genera. इनमें ज्यादा common character आपको मिलेंगे देखने के लिए compared to the another genera. So that is what you will find in this. ठीक है, genus can have more than one species, ये आपने देख लिया वहां पे। एक जीनस में आपको एक से ज्यादा स्पीशीज देखने के लिए मिल सकती है। आप पैंथेरा जीनस में आपको 3 मिल रही है, कैनिस के अंदर फिलहाल हमने 2 लिखी हुई है, 2 से भी ज्यादा होती है। सो एक जीनस में आपको एक से ज्यादा स्पीशीज देखने के लिए मिल सकती है। लेकिन ये भी याद रखना कि कई बार एक जीनस के अंदर आपको एक ही स्पीशीज देखने के लिए मिलती है। जीनस हैविंग वन स्पीशीज ओनली इज नोन एज मोनोटाइपिक। अगर एक जीनस के अंदर आपको सिर्फ एक ही स्पीशीज देखने के लिए मिल रही है, देन यू कॉल इट एज अ मोनोटाइपिक। इसके मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूं। इसका एग्जांपल है आपका, एक साइंटिफिक नाम मैं यहाँ पे लिखूंगा, अंशिया। काफी सिंपल सा नाम है क्योंकि जीनस और स्पीशीज दोनों ही यहाँ पे सेम हो जाते हैं। अंशिया। ये जो साइंटिफिक नाम है, ये उस एनिमल का है जो आपके स्टेट का स्टेट एनिमल है। क्या है इस एनिमल का नाम? स्नो लेपर्ड। हाँ जी, बिल्कुल से। तो याद रखिएगा, स्नो लेपर्ड का जो जीनस होता है वो होता है अंशिया, और इसके अंदर और कुछ आपको मिलेगा नहीं देखने के लिए। सो दैट इज योर वन ऑफ द एग्जांपल। तो एक जीनस में एक ही स्पीशीज यहाँ पे आपको देखने के लिए, सो आई कैन से इट्स अ एग्जांपल ऑफ माय मोनोटाइपिक। ये मोनोटाइपिक का आपका एग्जांपल बन जाता है। एक और एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दे सकता हूँ फटाफट। वन मोर एग्जांपल कैन बी योर समथिंग लाइक योर एलिफस मैक्सिमस। नाम से ही पता चल रहा है ये किसका नाम है। मैक्सिमस, बिल्कुल। ये है मेरा एशियाटिक एलिफेंट। देखो, एलिफेंट भी 2 टाइप के होते हैं, अगर आपने टीवी पे देखा होगा तो। एक तो अफ्रीका में मिलते हैं, वो होते हैं अफ्रीकन एलिफेंट, और जो इंडिया में मिलते हैं दैट इज योर एशियाटिक एलिफेंट। सो आपके यहाँ पे जो मिलते हैं उनका नाम है यहाँ पे एलिफस मैक्सिमस, और एलिफस जीनस के अंदर सिर्फ एक ही स्पीशीज आती है, एशियाटिक एलिफेंट। जबकि जो अफ्रीकन होते हैं ना, उनका नाम अलग होता है, उनका जीनस होता है लॉक्सोडोंटा, दैट इज अ डिफरेंट जीनस दे विल हैव। सो ये आपका यहाँ पे होगा एलिफस मैक्सिमस, दैट इज गोइंग टू बी अ एशियाटिक एलिफेंट।
क्या एलिफेंट आपके हिमाचल प्रदेश में आपको देखने के लिए मिलते हैं? Yes, sir. No, sir. अगर टेम्पल में रखा होगा तो शायद मिल जाएंगे, बट यूजुअली नहीं मिलते, फॉरेस्ट में नहीं मिलेंगे आपको, राइट? बट इन द टेम्पल दे कैन हैव, आई हैव सीन दैट, ठीक है, राइट? सो दैट इज द एग्जांपल है मोनोटाइपिक। तो याद रखना मोनोटाइपिक का मतलब क्या होता है, एक जीनस और उसके अंदर आपको एक ही स्पीशीज देखने के लिए मिलेगी, बस दैट इज मींस मोनोटाइपिक, राइट? सो क्या ये 2 सेंटेंस आपको यहाँ पे क्लियर है? आर दिस 2 सेंटेंस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes. Yes, sir. ठीक है, ऑलराइट, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम प्लांट्स की भी एग्जांपल देख लेते हैं। सो यहाँ पे आपके सामने है जीनस सोलेनम, और इसके अंदर 2 प्लांट आपके यहाँ पे आते हैं, एक आता है बैंगन, एक आता है आलू। सो पोटैटो एंड ब्रिंजल आर द स्पीशीज व्हिच कम अंडर द जीनस सोलम। ये आप कह रहे हैं, ये दोनों के दोनों का कॉमन जीनस है, एंड दैट इज माय सोलम। पोटैटो का यहाँ पे है सोलम ट्यूबरोसम, दैट इज गोइंग टू बी द जीनस फॉर माय पोटैटो। और ब्रिंजल के यहाँ पे होता है सोलेनम, सॉरी सोलम नहीं सोलेनम, एंड ब्रिंजल के यहाँ पे होगा सोलेनम मेलॉन्जिना। सो ये दोनों के अंदर ये जो जीनस है आपका, ये दोनों प्लांट है, इनके अंदर कॉमन जीनस है मेरे यहाँ पे सोलेनम। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो, दे विल हैव द कॉमन जीनस ओवर देयर। तो इन दोनों का जीनस यहाँ पे रहेगा सेम। तो ये एक प्लांट का मैं एग्जांपल यहाँ पे ले सकता हूँ, राइट? तो याद रखना सोलेनम जीनस में कौन से प्लांट मेरे आते हैं। आप मतलब आएंगे तो कई सारे, बट आपको ये 2 प्लांट याद रखना है, potato and brinjal are the 2 terms you have to know, they will come under this category. So that's an example from a plant. अब हम बात करते हैं यहाँ पे हमारी फैमिली के बारे में। सो देखिए हम यहाँ पे मूव कर रहे हैं, हमने स्पीशीज से चालू किया था, वी आर डन विद द स्पीशीज वाला पार्ट, वी आर डन विद द जीनस वाला पार्ट, एंड नाउ वी आर मूविंग इनटू द फैमिली। सो हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं। अब हमारे कॉमन कैरेक्टर यहाँ पे कम होते रहेंगे, जैसे आप मूव करते हो यू विल फाइंड कि आपके कॉमन कैरेक्टर आपको निकालना आपके लिए थोड़ा मुश्किल होता है। अब फैमिली में तो जब भी आप निकाल सकते हो, लेकिन जैसे आप ज्यादा मूव करते हो ऊपर, आपके लिए कॉमन कैरेक्टर निकालना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा, राइट? तो एक फैमिली में क्या आता है, ग्रुप ऑफ सिमिलर जेनेरा, ग्रुप ऑफ सिमिलर जेनेरा आर बीइंग केप्ट इनटू अ सिंगल फैमिली। आपके सिमिलर जेनेरा जो होते हैं उनको आप सिंगल फैमिली में आप यहाँ पे डाल देते हो। सबसे बड़ी आपका यहाँ पे एग्जाम्पल यहाँ पे देकर रखा हुआ है फेलिडिया, राइट? सो लेट मी जस्ट ट्राई टू राइट ओवर हियर। फेलिडिया जो आपका यहाँ पे है, ये आपकी एक फैमिली है, इसके अंदर 2 जेनेरा को आपने डाल के रखा हुआ है। एक है आपका यहाँ पे पैंथेरा, इसके अंदर आप जानते हो सारे आपकी बिग कैट्स आपके आएंगे इसके अंदर, और दूसरा आपका यहाँ पे है फेलिस। फेलिस जो आपका यहाँ पे जीनस है, ये जो आपका यहाँ पे जीनस है, ये जीनस के अंदर आपकी सारी डोमेस्टिक कैट्स और छोटी कैट्स जो होती है वो सारी इसके अंदर आती है। सो ऑल द स्मॉल कैट्स कम अंडर द कैटेगरी ऑफ माय फेलिस। ये जो जीनस है मेरा, इसके में आती है सारी छोटी बिल्लियां, राइट? दिस इज अ जीनस फॉर माय स्मॉल कैट्स। तो ये मेरा यहाँ पे एक जीनस हो गया, और दूसरा जीनस तो आप जानते हो, दैट इज माय पैंथेरा ओवर हियर। सो दिस इज माय अनदर जीनस। अब ये दोनों जीनस के अंदर क्या आप मुझे कुछ कॉमन बता सकते हो? इन दोनों में कॉमन क्या है, बताइए? व्हाट इज द कॉमन बिटवीन फेलिस एंड पैंथेरा? एक है बिग कैट्स, एक है स्मॉल कैट्स। बिग और स्मॉल कैट्स में क्या है कॉमन, बताइए? Same hunting. ठीक है, राइट। एक आप यहाँ पे कार्निवोरस, ठीक है। मैं एक बोल सकता हूँ अजाइल बॉडी, राइट? अजाइल बॉडी आपने बोल दिया। और आप क्या कहते हैं यहाँ पे, बताइए? Same hunting. हाँ वो कार्निवोरस। क्लॉज, ठीक है, अगेन क्लॉज। Facial features. फेशियल फीचर टू एन एक्सटेंट, यस दे आर आल्सो गोइंग टू बी ट्रू। अच्छा, एक आपने बात नोटिस की होगी बिल्ली के अंदर, या कोई भी अगर आप बड़ी कैट लोगे, बिल्ली लोगे या टाइगर लोगे, उनमें एक कॉमन होता है, जो उनके क्लॉज होते हैं वो रिट्रैक्टेबल होते हैं। उनकी जो क्लॉज होते हैं वो रिट्रैक्टेबल होते हैं। दैट मीन्स व्हाट, अगर आपके घर में बिल्ली है या पड़ोसी के पास बिल्ली है, तो आप जाके देखो, उनके जो क्लॉज होते हैं ना, मतलब उनके जो नाखून होते हैं, वो आपको दिखेंगे नहीं, वो तभी बाहर निकालते जब उनको बाहर निकालने होते हैं। बाकी काफी सॉफ्ट पैडिंग होती है उनके हाथों के नीचे, राइट? बट जब उनको स्क्रैच करना होता है, जब उन्हें हर्ट करना है, तब वो अपने क्लॉज निकालते हैं। और सेम चीज आपको लायन टाइगर में भी आपको देखने के लिए मिलेगी, राइट? उनके अंदर भी अगर आप देखोगे ना, अगर लायन के हैंड को पकड़ के अगर आप ऐसे लाइक देखोगे, तो दे विल हैव वेरी पैडेड सॉफ्ट आपको उनका पॉ रहेगा, बट उनके क्लॉज रिट्रैक्टेबल होते हैं, क्योंकि अगर उसे आप खींचोगे तो आपके क्लॉज वो बाहर निकालेगा, या आप उसे अगर तंग करोगे तो अपने क्लॉज बाहर निकालेगा। बट याद रखना, both of them have a retractable claws, both of them will have a retractable claws, मतलब वो अंदर रख सकते अपने क्लॉज को,
और जरूरत पड़ने पे ही उसे हम बाहर निकालते हैं, ठीक है। सो दैट इज समथिंग यू विल गेट टू सी इन देम, राइट। एक और पता है दोनों के अंदर कॉमन क्या होता है, बोथ ऑफ देम आर गोइंग टू बी नॉक्टर्नल, बोथ ऑफ देम आर गोइंग टू बी नॉक्टर्नल, नॉक्टर्नल। कभी आप ये नोटिस करना, ये जो आपकी जो कैट्स होती है ना जनरली, ये आपकी रात को हंट करती है। जनरली यू विल फाइंड देम दे आर मोर एक्टिव ड्यूरिंग द नाइट टाइम, ठीक है। सो मोस्टली दे विल बी फाइंडिंग वेरी एक्टिव ड्यूरिंग द नाइट टाइम, सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। तो यहाँ पे आपको कुछ कॉमन कैरेक्टर आप यहाँ पे निकाल सकते हो। और इन दोनों मेरे जो यहाँ पे जीनस है, इनको मैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे कुछ कॉमन कैरेक्टर यहाँ पे मिल रहे हैं, इनको मैं एक सिंगल फैमिली में यहाँ पे डाल लूंगा, और उस सिंगल फैमिली का मेरा यहाँ पे नाम होगा फेलिडिए। तो फेलिडिए इज अ फैमिली जिसके अंदर मैंने अपने स्मॉल कैट्स और मेरे बिग कैट्स को यहाँ पे रखना है, राइट। सो दिस फैमिली ओवर हियर इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज माय फेलिडिए। सो याद रखना फेलिडिए इज अ कॉमन फैमिली फॉर माय फेलिस एंड पैंथेरा। एंड याद रखना इसको हमने इस कॉमन फैमिली में इसलिए डाला है क्योंकि ये लोग कुछ कॉमन कैरेक्टर शो कर रहे हैं, दे विल शो सम कॉमन कैरेक्टर, एंड दैट्स व्हाई इनको मैंने कॉमन कैटेगरी में या कॉमन फैमिली में मैंने इन्हें डाला है। सो दिस इज समथिंग यू हैव टू नो, सो दैट इज गोइंग टू बी अबाउट माय फैमिली। तो जब भी आपको कोई टर्म आए फैमिली, तो याद रखना यहाँ पे आप देखोगे ग्रुप ऑफ सिमिलर जेनेरा आर केप्ट इनटू अ सिंगल फैमिली, ग्रुप ऑफ सिमिलर जेनेरा आर ऑलवेज केप्ट इनटू अ सिंगल फैमिली। और यहाँ पे आपका एग्जांपल, सबसे सिंपल एग्जांपल है आपका फेलिडिए वाला। क्या ये फेलिडिए वाला एग्जांपल आपको यहाँ पे समझ आ रहा है? इज दिस टर्म क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. अब इसी के अंदर मैं आपको एक प्लांट का एग्जांपल यहाँ पे दे दूंगा। प्लांट की जब आप फैमिली बना रहे होते हो, फॉर एग्जांपल समझो सक्षम डिसाइड करता है कि उसे प्लांट्स की एक फैमिली के अंदर कुछ उसे जेनेरा को ऐड करना है, सो वो 2-4 रिलेटेड जेनेरा को लेके आएगा और पहले वो स्टडी करेगा उनके रिप्रोडक्टिव एंड वेजिटेटिव फीचर। तो जब आप प्लांट की फैमिली बना रहे होते हो ना, या आपको एक प्लांट की फैमिली में आप अगर 2-4 जीनस को डाल रहे होते हो, तो याद रखना आपको उनके रिप्रोडक्टिव एंड वेजिटेटिव फीचर्स को आपको समझना पड़ेगा। ये टर्म याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। सो वी अंडरस्टैंड द रिप्रोडक्टिव एंड वेजिटेटिव फीचर्स, और उनके बाद आप उनको एक फैमिली में आप डालते हो। सो फॉर एग्जाम्पल सोलेनम, पेटूनिया एंड दतुरा, दे ऑल बिलोंग टू द सोलेनेसिए फैमिली। ये सारे बिलोंग करते हैं मेरे सोलेनेसिए फैमिली को। तो जिस टेक्सोनॉमिस्ट ने ये इनको इस फैमिली के अंदर डाला होगा, उसने बिल्कुल सही से रिप्रोडक्टिव एंड वेजिटेटिव फीचर्स को समझा होगा। दे मस्ट हैव वेरी क्लियरली अंडरस्टूड रिप्रोडक्टिव एंड वेजिटेटिव फीचर्स। तो ये बात मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज ये स्टेटमेंट में आता है। जब आप प्लांट्स के अंदर फैमिली आप बनाते हो, या प्लांट्स के अंदर आप एक फैमिली के अंदर जीनस इसको रखते हो, सो आपको रिप्रोडक्टिव एंड वेजिटेटिव फीचर को आपको पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है। तो ये बात याद रखना, ये एक स्पेसिफिक बात है, इसलिए याद रखना। ये आपको स्टेटमेंट में अगर कभी आ गया देन इसको सही से टिक कर देना आंसर को, ठीक है। और 3 एग्जाम्पल यहाँ पे देखे रखे हुए, पिटूनिया, सोलेनम एंड दतुरा, राइट। अब इन एग्जाम्पल को हम बहुत सारे डिटेल में समझते नहीं है बिकॉज विद प्लांट्स मेनी ऑफ द प्लांट्स वी हैवंट इवन सीन, दैट्स व्हाई वी जस्ट टेक द नेम्स एंड वी पुट देम इनटू द सेम फैमिली। It's easy when it comes to animals because animals आपने देखे होते हैं, so that's why we just try to find out common traits in them, ठीक है। All right, so that is something we have seen. अब आप मुझे यहाँ पे बताइए क्वेश्चन नंबर, या क्वेश्चन नंबर तो है नहीं, इसका आंसर क्या होगा? लायन टाइगर बिलोंग टू व्हाट? ऑप्शन डी। जी ठीक है, फेलिडिया विल बी द राइट आंसर इन दिस, बिल्कुल सही। बोथ ऑफ देम बिलोंग टू द सेम फैमिली, दैट इज गोइंग टू बी फेलिडिया, ठीक है। All right. Then, अच्छा मैं आपको यहाँ पे एक हिंट देता हूँ। ये जो कैनेडिया वाली जो मेरी यहाँ पे फैमिली है ना, कैनेडिया, इसके अंदर भी 2 एनिमल आएंगे और वो दोनों एनिमल ग्रुप में रहते हैं। Wolf and dog. हाँ जी, इसमें आ जाएगा मेरा यहाँ पे वुल्फ एंड डॉग्स। तो ये 2 एग्जाम्पल मैंने आप लिए, इससे ज्यादा आते हैं बेसिकली। तो ये दोनों मेरे जो यहाँ पे एनिमल, ये भी कैनेडिया के अंदर आएंगे, राइट। So that's one thing. All right. Now, अब ये ध्यान से करना है, इसमें गड़बड़ मत करना है आप यहाँ पे, इसको ध्यान से करना। In the hierarchy of classification, the order is present between, जो आपकी हायरार्की होती है क्लासिफिकेशन की, उसके अंदर ऑर्डर कहाँ पे आता है, कहाँ पे आप ऑर्डर को प्लेस करते हैं? Family and class. राइट, ऑप्शन सी आपके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सी।
फैमिली और क्लास के बीच में आपको ऑर्डर देखने को मिलेगा, हमेशा फैमिली और क्लास के बीच में आपको ऑर्डर देखने के लिए मिल जाएगा. सो दैट इज व्हाट यू विल गेट टू फाइंड ओवर हियर. ये सही था, राइट? सो दीज आर द कपल ऑफ, वी हैव वन मोर क्वेश्चन. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कंसिस्ट ऑफ सिमिलर स्पीशीज? ऐसे इसमें से कौन सा ग्रुप है जिसके अंदर आपको सिमिलर स्पीशीज आप रखते हो? Genus. राइट. जीनस आपका वो ग्रुप है जिसके अंदर आप सिमिलर टाइप की स्पीशीज को आप वहां पे रखोगे, जो भी स्पीशीज वहां पे सिमिलर होंगी, राइट? जैसे लायन, टाइगर, लेपर्ड, इनको आप एक सिंगल जीनस में आप निकाल के रख सकते हो. सो दैट इज व्हाई ऑप्शन 1 ओवर हियर विल बी द राइट आंसर इन दिस. ठीक है. सो दीज आर द फ्यू थिंग्स वी हैव सीन. तो अभी तक हमने क्लास में क्या देखा है, अभी हम लोग इसके बियॉन्ड नहीं जाएंगे, बट याद रखना हमने कौन सी कैटेगरी यहाँ पे देखी है. हमने अभी तक हमारी कैटेगरी जो हमने यहाँ पे देखी है, दैट इज माय स्पीशीज, जीनस एंड फैमिली. ये 3 हमने यहाँ पे देखी है और तीनों के हमने यहाँ पे एग्जाम्पल निकाल के देखे हैं. हम एग्जाम्पल की तरफ फोकस इसलिए करते हैं ताकि वो हमें एक बेटर तरीके से हेल्प करता है उस कैटेगरी को समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए वो हमें हेल्प करता है. तो स्पीशीज आपके सबसे लोएस्ट कैटेगरी है. और आप मुझे बताइए, अगर मैं ऊपर से नीचे आ रहा हूं, अगर मैं किंगडम से स्पीशीज की तरफ आ रहा हूं, तो क्या मेरे कॉमन कैरेक्टर इंक्रीज होंगे या डिक्रीज होंगे? इंक्रीज होंगे, बिल्कुल. अगर मैं ऊपर से नीचे आ रहा हूँ, देन आई फाइंड माय नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर विल जस्ट कीप ऑन इंक्रीजिंग. लेकिन अगर मैं रिवर्स जाता हूँ, नीचे से ऊपर अगर मैं जाता हूँ, देन वो मेरे यहाँ पे हमेशा डिक्रीज होंगे. ठीक है. सो वी आर डन विद द जीनस, स्पीशीज एंड फैमिली. इनको एक बार देख लीजिएगा. आई वुड रेकमेंड कि एनसीईआरटी में एक बार इनको पढ़ लीजिएगा. अगर इसमें कुछ समझ नहीं आया देन प्लीज गेट बैक टू मी कि ये वाला टर्म समझ नहीं आया. बट आई वुड रेकमेंड कि 3 चीजों आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए, because you will find question based on them. इसके और बेस्ड आपको क्वेश्चन काफी आ जाता है एग्जाम के अंदर. सो प्लीज नो दैट थिंग, राइट? कल हम लोग जब वापस मिलेंगे, सो विल बी डूइंग द ऑर्डर, क्लास, फाइलम एंड किंगडम, एंड होपफुली टेक्सोनोमिक कैटेगरीज आपका कल खत्म हो जाएगा इफ एवरीथिंग गोज राइट. ठीक है. सो आज तो आपके साथ मैं कोई असाइनमेंट शेयर नहीं करूंगा. अगर जिनका पुराना बाकी पुराना कर लीजिए, जिनका हो चुका है वेल एंड गुड, राइट? सो यू कैन रिलैक्स टुडे इन टर्म्स ऑफ नॉट हैविंग असाइनमेंट. ठीक है. बट टुमारो, after tomorrow's lecture surely you'll get a new assignment, right? So अगर इसमें से कोई चीज है जो आपको समझ नहीं आई है, then please feel free to let me know कि ये समझ नहीं आया या वो समझ नहीं आया, right?